इन क्लासेस को रोजाना लाइव अटेंड करने के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और एमपीपीएससी लाइव वीडियो कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अब मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का संपूर्ण अनुभव ऑनलाइन घर बैठे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई पर अपना अपना ध्यान एकाग्रता के साथ कर रहे होंगे। शुरुआत की जाए, जल्दी बता दीजिए शुरुआत की जाए या फिर नहीं की जाए। सारे बच्चे आ गए हैं, जल्दी से आ जाइए सारे लोग, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का टाइम हो गया है। ठीक है ना, जल्दी से आ जाइए सारे लोग। क्वेश्चन आंसर का टाइम हो गया है और ये आपकी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और क्वेश्चन आंसर आप लोग क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं सामने बोर्ड पर, उन क्वेश्चनों का आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सारे लोगों ने क्वेश्चन ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। अब एक एक का जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग का टाइम नहीं है, 1 घंटा बहुत कम पड़ जाता है हम लोगों के लिए, तो बस जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला क्वेश्चन क्या है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर हुआ? दूसरे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा वो होगा 1773। 1773 पहला क्वेश्चन, कंपनी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा बेटा वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा क्वेश्चन है, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? आंसर है 1773। अगला है, किस एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता गवर्नर जनरल इन काउंसिल से मुक्त कर दी गई? बताया था मैंने आपको, किस एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता गवर्नर जनरल इन काउंसिल से मुक्त कर दी गई? ठीक है, तो इस तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्लियर यहां तक? अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां दी गईं? सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां दी गई? तो याद करो, हमने समझाया था कॉर्नवालिस। सर्वप्रथम कॉर्नवालिस को मुख्य सेनापति की शक्तियां दी गई। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, किस एक्ट के तहत दी गई? तो आंसर होगा 1786। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां दी गई? तो आंसर होगा बेटा जी कॉर्नवालिस। और किस अधिनियम के तहत दी गई? तो आंसर होगा 1786। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक एकाधिकार अलग अलग कर दिए गए? सबको पता है, बता चुके हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बिल्कुल 1784, 1786 का नहीं है बेटा, 1784 का है। ठीक है,
अगला है, देखिए पढ़ के आइएगा, नोट्स खोल के बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि आपकी ईमानदारी आपके हाथों में है, ठीक है, सामने नहीं हो, इसलिए आपकी ईमानदारी आपके हाथों में है। मैं अपनी तरीका से पूरी मेहनत कर रही हूँ आपको 100% देने का। अब आप लोग अपनी तरीका से पूरी मेहनत कीजिएगा। नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से कब दिया जाने लगा? नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से कब दिया जाने लगा? आंसर है 1793। आंसर क्या है? 1793, बिल्कुल सही, 1793। ठीक है, जब आप लोग आंसर दिया करो तो क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां ऐसे आंसर दिया करो तो पता चल जाया करेगा कि मतलब किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन कब हुआ? कल ही बताया था, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन 1813 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। क्लियर है? ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन 1813 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 1 लाख रुपए शिक्षा का प्रावधान कब किया गया? लास्ट क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए शिक्षा का प्रावधान कब किया गया? तो आंसर होगा 1813। लास्ट क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए शिक्षा का प्रावधान कब किया गया? तो आंसर होगा बेटा जी 1813। ठीक है, क्लियर सारे क्वेश्चन आंसर? समझ में आ गई सारी चीजें? आगे बढ़ा जाए। हाँ, कल कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे, उन कमेंटों का जवाब है। किसी ने पूछा था मैडम डलहौजी का कार्यकाल तो इतने से इतना था। बेटा कहाँ पढ़ रहे हो आप लोग? ठीक है, डलहौजी का कार्यकाल जो था बेटा जी वो था 1848 से 1856। ये डलहौजी का कार्यकाल है और आप जो कल कार्यकाल बता रहे हैं वो गलत है, कृपया उसको सुधार लीजिए। 1848 से 1856 है डलहौजी का कार्यकाल, ठीक है। फिर अनुराग जी ने क्वेश्चन किया था कि मैडम कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार 21 साल का मिला हुआ था, आपने तो 15 साल लिखाया है। बेटा जी कहाँ पढ़ रहे हो? जो भी किताब है उसे सही कर लीजिए, क्योंकि 21 साल के लिए नहीं, 1600 ईस्वी में विक्टोरिया ने 15 साल के लिए ही व्यापारिक कंपनियों को एकाधिकार प्रदान किया था। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद नीलेश ने कहा था चाय और चीन के साथ व्यापार ही क्यों? ठीक है, तो बेटा जी चाय और चीन का व्यापार बहुत विस्तार का था। कंपनी का बहुत बड़ा इन्वेस्ट जो है वो चाय व चीन के साथ व्यापार में लगा हुआ था। इसीलिए कंपनी जो है इसीलिए ब्रिटिश संसद जो है वो कंपनी से ये अधिकार बहुत जल्दी नहीं छीन सकती थी। इसीलिए चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सारे व्यापारिक एकाधिकार को, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद नंदिनी जी ने पूछा था शिक्षा से ही राजनीतिक चेतना आई। बिल्कुल बेटा, 1813 में जो शिक्षा का प्रचार पहली बार हुआ, ठीक है, भले ही उसमें भारतीयों का हित देखते हुए नहीं किया गया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं भारतीयों को बेनिफिट हुआ और आगे चलकर भारतीय राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार हुआ और भारतीय अपने अधिकारों के बारे में जानने लगे और भारतीयों ने जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में सामने आई। ठीक है। और आयुष, अभिषेक, आकांक्षा, क्या समस्या है आप लोगों को चीजें क्यों क्लियर नहीं हो रही हैं, क्यों समझ में नहीं आ रही हैं? ठीक है, तो ये आपकी कल के डाउट थे जो आपने पूछे थे, जिनको आज मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, अब अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बोलो, आगे बढ़ा जाए, अगले एक्टों को पढ़ा जाए। पिछले सारे एक्टों का रिवीजन कर लिया या नहीं किया? हो गया ना? पिछले सारे
1833 में नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि 1853 में, जो आज 1853 का राजलेख लेके हम आपके सामने आ रहे हैं, 1853 में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से क्या परिवर्तन किए गए। बेटा 1853 में जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, कल मैंने 1833 तक पढ़ाया था, ठीक है, कल 1833 तक पढ़ाया था। आप ही लोगों ने मना कर दिया था कि 1853 का मैम कल पढ़ाइएगा, तो आज हम 1853 का एक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। और 1853 के एक्ट में हमने ये कहा था कि 1833 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, कंपनी के अधिकारों को सीमित करने के लिए नियम में परिवर्तन किया गया। लेकिन डलहौजी की जो नियम है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, वो 1853 के अधिनियम में आएंगे। डलहौजी क्योंकि 1853 में ही था, ठीक है, 1853 के बाद मतलब 43 के बाद का उसका टाइम पीरियड है। आगे बढ़ा जाए। तो मैंने आपको बताया है कि कंपनी का 15 है, 21 नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया ना आपको कि कंपनी का 15 है, 21 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। अब किस कारण आया था, इसके आने के कारण क्या क्या थे ये समझ लीजिए। सबसे पहले 1853 के चार्टर अधिनियम के आने के कारण क्या क्या थे ये समझ लीजिए। पहला कारण था कंपनी के द्वारा, भारतीयों के द्वारा कंपनी के शासन का विरोध। मैंने आपको बताया है कि 1600 ईस्वी से और 1853 तक आते आते भारतीयों के अंदर अपने अधिकारों के लिए थोड़ी बहुत समझ विकसित हो गई थी। भारतीयों के अंदर अपने अधिकारों के लिए थोड़ी बहुत समझ विकसित हो गई थी और वो अपने अधिकारों के लिए जागृत हो गए थे। यही कारण था कि ये लोग जो हैं, वॉइस क्लियर आ रही है, आवाज सही पहुंच रही है ना आप लोगों के पास, ठीक है। तो कंपनी के शासन के विरुद्ध भारतीयों की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। यही कारण था कि अब कंपनी में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना था, या तो कंपनी को समाप्त करना था या कंपनी को हटाना था। मतलब कंपनी का जबरदस्त विरोध भारत में हो रहा था। और दूसरा कारण क्या था, तो पहला कारण 1853 के चार्टर एक्ट के आने का पहला कारण क्या था, भारतीयों द्वारा कंपनी के शासन का विरोध, ठीक है। दूसरा कारण क्या था, ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था गवर्नर जनरल डलहौजी के द्वारा कंपनी के शासन में सुधार करने की इच्छा शक्ति। गवर्नर जनरल डलहौजी के द्वारा कंपनी शासन में सुधार करने का प्रयास। इन दो कारणों से 1853 का एक्ट आया। क्लियर यहां तक? इन दो कारणों से 1853 का क्या आया, एक्ट आया। अब क्या क्या प्रावधान थे ये देख लीजिए। प्रावधान क्या क्या थे ये देखिए। प्रावधान में देखिए, ऊपर की चीजें दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। मतलब इस अधिनियम में, 1853 के अधिनियम में पहली बार कार्यपालिका को विधायिका से अलग किया गया। मतलब कार्यपालिका को विधायिका से अलग कर दिया गया।
इस अधिनियम में पहली बार कार्यपालिका को विधायिका से अलग कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, कार्यपालिका विधायिका को अलग कैसे कर दिया गया। आपको पता होगा आज ही शासन तंत्र में देख लीजिए, भारत में आज तीन बॉडी जो है वो काम करती हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तीनों अंग कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन 1853 के एक्ट से पहले कार्यपालिका और विधायिका एक ही था। जो विधि बनाता था वही कार्य करता था। ठीक है, जो विधि बनाता था वही कार्य करता था। तो कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्रों को बांटा नहीं गया था। लेकिन 1853 के अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया, अर्थात कार्यपालिका और विधायिका को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है। विधि निर्माण अलग किया जाएगा और विधि को फॉलो करने की जो इच्छा शक्ति है, विधि को लागू करने की जो नीतियां हैं वो अलग की जाएंगी। मतलब वर्तमान समय में देख लीजिए, विधायिका विधि जो बनाती है वो संसद में बनाई जाती है और कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो उस विधि को लागू करवाती है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका का विधायिका कहा जाता है, कार्यपालिका कहा जाता है और संसद को विधायिका कहा जाता है। क्लियर हुआ यहां तक। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट इसमें प्रावधानों में अगला पॉइंट है, विधि निर्माण हेतु भारत में अलग से विधान परिषद की स्थापना की गई। विधि निर्माण हेतु भारत में विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, विधि निर्माण हेतु भारत में किसकी स्थापना की गई बेटा जी, विधान परिषद की स्थापना की गई। अब विधान परिषद में कितने सदस्य थे, तो बेटा जी विधान परिषद में कुल 12 सदस्य थे। क्लियर यहां तक, विधान परिषद में 12 सदस्य थे। विधान परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी या किसके लिए कार्य करती थी, तो विधान परिषद ब्रिटिश संसद के लिए कार्य करती थी। ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह थी। ठीक है, क्लियर यहां तक, ब्रिटिश संसद के प्रति क्या थी, जवाबदेही थी। इस अधिनियम को बनाने के लिए गवर्नर जनरल, हाँ क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब अगला पॉइंट यहां पर ये समझिए, विधान परिषद जब विधि बनाती थी या विधान परिषद के द्वारा कोई भी नियम बनाया जाता था तो वो नियम कहलाता था। ठीक है, विधान परिषद के द्वारा बनाया गया नियम तभी अधिनियम बन सकता था जब उस नियम पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिल जाए। ठीक है, तो विधान परिषद ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी और ब्रिटिश अधिकृत भारत के लिए नियम बनाती थी। लेकिन वो नियम जो है अधिनियम तभी बनेंगे जब गवर्नर जनरल की स्वीकृति उन्हें प्राप्त हो जाएगी। क्लियर यहां तक। अगला पॉइंट, यहाँ अगला प्रावधान क्या है इसमें, अगला प्रावधान ये है कि क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल मतलब परिषदों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो छोटी छोटी परिषदों की स्थापना की गई थी, उन परिषदों में विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया था। मतलब विधान परिषद में पहली बार 1853 के अधिनियम में पहली बार भारत में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया था। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। अब आप कहोगे मैडम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या होता है, तो इसे भी समझ लीजिए। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मतलब जिस क्षेत्र में विधान परिषद है उस क्षेत्र के कुछ सदस्य जो हैं वो विधान परिषद में शामिल होंगे, वही क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था इस अधिनियम में, अगला पॉइंट था बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए, मतलब बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद की नियुक्ति की गई। क्लियर यहां तक।
मतलब बंगाल में प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने के लिए या प्रशासनिक कार्यों को लागू करने के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद की नियुक्ति की गई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है। 1853 के चार्टर में मैंने आपको बताया था कि कंपनी के विरुद्ध भारतीयों का विरोध जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था और जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे वो डलहौजी महोदय जो है वो कंपनी के शासन में सुधार करना चाहते थे। इन्हीं दो उद्देश्यों को लेकर 1853 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे ये देख लीजिए। पहला प्रावधान था कार्यपालिका को विधायिका से अलग कर दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि 1853 के अधिनियम से पहले कार्यपालिका और विधायिका का दोनों का काम एक ही उसके द्वारा बॉडी के द्वारा किया जाता था। ठीक है। लेकिन 1853 के अधिनियम में कार्यपालिका और विधायिका को अलग अलग कर दिया गया। कार्यपालिका और विधायिका को जब अलग अलग कर दिया गया समझ लीजिए, हम पूरे पार्टों को फिर से समझा रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। पूरे पार्टों को हम पूरा एक्ट को ही फिर से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है ना, बस आप लोग समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका को विधायिका से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। विधि निर्माण के लिए भारत में एक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधि निर्माण के लिए भारत में किसकी स्थापना की गई बेटा? विधि निर्माण के लिए भारत में विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद कितने सदस्यीय थी बेटा? विधान परिषद 12 सदस्यीय थी। ठीक है। विधान परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी। विधान परिषद किसके लिए कानून बनाती थी? ब्रिटिश अधिकृत भारत के लिए कानून बनाती थी विधान परिषद। क्लियर हुआ? अब अगला प्रावधान जो था क्षेत्र प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, मतलब विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया। मैंने आपको बताया क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसे कहा जाता है, मतलब विधान परिषद जिन क्षेत्रों में स्थापित की जाएगी, विधान परिषद के सदस्य जो है वो उन्हीं क्षेत्रों से नियुक्त किए जाएंगे। ये है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। क्लियर यहाँ तक? अब है लेफ्टिनेंट पद की नियुक्ति, मतलब क्या कहते हैं, बंगाल में गवर्नर जनरल के द्वारा, बंगाल में जो गवर्नर जनरल के द्वारा उनके प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने के लिए, समझ लीजिए आराम से, प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने के लिए बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। क्लियर यहाँ तक? हाँ, कल मैंने आपको एक बताया था कि गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा गया था जिसका नाम था विधि सदस्य, जो विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया था, लेकिन वो अस्थायी था। तो 1853 के अधिनियम के तहत विधि सदस्य को स्थायी बना दिया गया। चौथे सदस्य को क्या कर दिया गया? स्थायी बना दिया गया। चौथे सदस्य को स्थायी बना दिया गया। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया? हटा दें इसे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और फिर मैं इसे हटा दूं। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। पहली बार प्रावधान में और क्या क्या प्रावधान किए गए थे देखिए। पहली बार कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाएगी। अब अभी तक कंपनी के कर्मचारी, जो कंपनी में जितने भी कर्मचारी लिए जाते थे, ठीक है, वो सब मतलब मनोनीत किए जाते थे। किसी के लिए कोई भी क्वालिटी की आवश्यकता नहीं थी, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं थी। तो 1853 के अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाने लगी। ठीक है। उसके बाद इसी अधिनियम 1853 के अधिनियम के तहत ही 1854 में सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया। मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। क्लियर यहाँ तक?
1853 के अधिनियम के तहत 1854 में सिविल सेवा परीक्षा को कराने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। अगला प्रावधान क्या हुआ, ब्रिटिश संसद में किसी भी समय ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी को भंग करने की अनुमति मिल गई। ठीक है, मतलब ब्रिटिश संसद किसी भी तरह समय कंपनी को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ब्रिटिश संसद किसी भी समय कंपनी को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। निर्देशक मंडल, ध्यान रखना, पहले हमने बताया था कि 24 सदस्यीय निदेशक मंडल का कंपनी की निदेशक मंडल, याद करो मैंने आपको 1600 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के द्वारा 24 सदस्यीय निदेशक मंडल का गठन किया गया था। अब उस निदेशक मंडल में 24 सदस्यों के स्थान पर 24 निदेशक मंडल में 24 सदस्यों के स्थान पर सदस्य संख्या कितनी कर दी गई, सदस्य संख्या बेटा जी 18 कर दी गई। निदेशक मंडल में 24 सदस्यों के स्थान पर सदस्य संख्या 18 कर दी गई। क्लियर यहाँ तक? लास्ट पॉइंट समझने वाला है, लिखाने वाला ये नहीं, यह कंपनी के लिए अंतिम चार्टर था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंपनी का अंतिम चार्टर किसे माना जाता है, तो यह कंपनी का अंतिम चार्टर जो है वो 1853 के चार्टर अधिनियम को माना जाता है। यह कंपनी के लिए अंतिम चार्टर था। कंपनी के लिए क्या था, अंतिम चार्टर था। यह कंपनी के लिए अंतिम चार्टर था, क्योंकि इसके बाद 1853 के अधिनियम के बाद भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वो है 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति के फलस्वरूप कंपनी के द्वारा किए गए कार्यों को भंग कर दिया जाता है, कंपनी को भंग कर दिया जाता है, और उसके बाद ब्रिटिश, ठीक है, निदेशक मंडल के सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई है। यही था आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 1858 का भारत शासित अधिनियम। ठीक है, मतलब 1853 का जो एक्ट था वो अंतिम चार्टर था। 1858 का ये है भारत शासित अधिनियम। कारण क्या था, ये अधिनियम क्यों बनाया गया था, इस अधिनियम को बनाने के कारण क्या क्या थे, मतलब कारण क्या क्या थे, किस लिए इस अधिनियम ब्रिटिश संसद मजबूर हो गई ये अधिनियम लाने के लिए। पहले था बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपने कार्य करने में असफल रही। पहला कारण क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कार्य करने में असफल रही। ठीक है, ये पहला कारण था। मतलब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक एकाधिकार बांट दिए गए थे, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो राजनीतिक एकाधिकार स्थापित करने में नाकाम हो गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात को कंपनी के द्वारा नहीं माना जा रहा था। यही कारण था कि 1858 का एक्ट लागू किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, भारत में 1857 का महाविद्रोह। ठीक है, भारत में 1857 का जो महाविद्रोह हुआ, जिसके कारण ब्रिटिश संसद को लगने लगा कि नहीं, अब वो समय आ गया है कि कंपनी को समाप्त कर देना चाहिए और पूरे शासन तंत्र को डायरेक्ट ब्रिटिश संसद के अधीन जोड़ देना चाहिए। ठीक है, और तीसरा कारण क्या था,
जब 1857 का विद्रोह हुआ और 1858 का अधिनियम लाने का प्रयास किया गया, उस समय ब्रिटिश पीएम थे पाम स्टर्न। ब्रिटिश पीएम कौन थे? पाम स्टर्न थे बेटा। पाम स्टर्न महोदय जो है वो कंपनी के शासन को समाप्त करना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए उन्हीं के प्रयासों से 1858 का एक्ट लाया गया। अगर यहां तक क्लियर हुआ हो तो हम फिर आगे बढ़ें। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 1858 का भारत शासित अधिनियम क्यों लाया गया। तो ध्यान रखना, यह पहला भारत शासित अधिनियम था। मतलब पहले डायरेक्ट संसद के द्वारा, ब्रिटेन की संसद के द्वारा पहली बार भारत पर डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया गया और पहला, इसलिए इसे भारत शासित अधिनियम कहा जाता है। अब यहाँ पर कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1857 की क्रांति जब हुई तो ब्रिटिश संसद को यह बात क्लियर हो गई कि अगर भारत में उदारवादी नीतियों को हमने लागू नहीं किया, यदि भारत का शासन तंत्र जो है अपने हाथों में नहीं लिया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें भारत को छोड़कर जाना पड़े, क्योंकि कंपनी का वर्चस्व पूरी तरीका से नष्ट हो रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरी तरीका से असफल हो रहा था। इसलिए यही कारण था कि 1857 का विद्रोह हुआ था। इसलिए 1858 के अधिनियम के तहत भारत के शासन तंत्र की बागडोर जो है वो डायरेक्ट किसके हाथों में आ गई? डायरेक्ट बेटा जी ब्रिटिश संसद के हाथों में पहुंच गई। क्लियर यहां तक? अब यहां पर प्रावधान क्या क्या थे ये देख लीजिए। 1858 के अधिनियम के प्रावधान के क्या क्या थे ये देख लीजिए। पहला प्रावधान था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। पहला प्रावधान क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं चल रहा है ना, डायरेक्टर्स को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया। अब आप कहोगे मैडम बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों समाप्त हो गए तो फिर कंपनी का भारत का शासन देखेगा कौन? बिल्कुल, भारत का शासन देखने के लिए राज्य सचिव नामक पद का सृजन किया गया। भारत के शासन तंत्र के लिए भारत सचिव नामक भारत सचिव पद बनाया गया। क्लियर यहां तक? समझ में आ गया? दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।